स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? और ये वाला कलर ठीक है बोर्ड के लिए, कोई इशू तो नहीं है इसमें? ऑलमोस्ट ब्लैक तो नहीं लग रहा बिल्कुल? नो सर। मतलब आईज को चुभना नहीं चाहिए, मेन टारगेट तो यही है बस। कंफर्टेबल है ना सभी को? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। तो कल जो है वो हमने जब शुरू किया था पढ़ना रिगार्डिंग आर इनिशिएटिव, कि हम जो है वो मेंस की आंसर राइटिंग क्लास जो है वो साथ के साथ में कवर करेंगे विद आंसर राइटिंग। क्योंकि अकेले आंसर राइटिंग करने से हमें जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो अभी हमने ये शुरू किया है कि हम जो है वो मेंस की क्लास भी जो है वो साथ के साथ में करेंगे। मेंस के कुछ एक एक टॉपिक्स जो है वो साथ में पढ़ेंगे। तो कल हमने बात की थी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जल्दी से मुझे पारस बताओ कि संविधान होता क्या है, आप क्या समझते हो संविधान से। और संविधान का आपको साथ में रेलेवेंस भी बताना है कि आज के टाइम में रेलेवेंस क्या है संविधान का। तो सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो एक तरीके से ऐसा बोले सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल है जो कि एक नेशन को रन करने के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो चाहे वो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हो या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जो कि इनको इन दी एंड मतलब अल्टीमेटली जो है वो आगे की तरफ जो है वो मतलब एक तरीके से उनको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और इसमें जो कि कुछ अगर देखा जाए, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की बात की जाए, तो सबसे पहले इसका जो फ्रेम किया था, वो किया था सॉरी कैबिनेट मिशन के थ्रू, जो कि 26 मार्च 1946 में आया था। नवंबर 1946 में ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। एक और मिनट रुको पारस, मैंने आपसे पूछा, आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को सुनो बिल्कुल ध्यान से केयरफुली। हम गलती यही करते हैं पेपर में भी कि हमने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, इजी लगा, लिखना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपने डिफाइन कर दिया। रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में, वो बताना है। रेलेवेंस क्या हो सकता है इसका? हाँ। नहीं सर, नो सर, सॉरी सर, आप थोड़ा सा आइडिया से दे दो फिर। ओके। देखो रेलेवेंस का मतलब हो गया कि संविधान अभी जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है। संविधान सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। संविधान सिर्फ राइट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनको जो है वो इंश्योर कर रहा है ताकि राइट्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो सरकार भी फॉलो करे। जो सरकार वेलफेयर पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए डीपीएसपी को जो फॉलो करती है, प्लस हमारे हमारे लिए ड्यूटीज भी संविधान प्रोवाइड कर रहा है और हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो है वो एक हम जो है वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट को जो है वो उसको भी प्रमोट कर सके। इस तरह से रेलेवेंस लिंक कर सकते हैं। फिर संविधान जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ रहा है ताकि इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करे। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम फ्री लीगल एड के बारे में बता सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट से नहीं, डीपीएसपी में भी है कि फ्री लीगल एड के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, वेलफेयर को प्रमोट किया जा रहा है, इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। फिर संविधान ने कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बना रखी है, लाइक यूपीएससी, या फिर अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ काम कर रही है, जो कि फाइनेंसिस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ काम कर रही है, जो ये देख रही है किस तरह से जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगे, किस तरह से जो कंसेप्ट है विद द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो वाला जो कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो वो वाले कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हम सरकार बना रहे हैं और सरकार जो है वो हमारे ऊपर ही किस तरह से जो है वो वेलफेयर प्रमोट करने के लिए जो है वो रूल्स रेगुलेशन लेकर आ रही है। ये सभी कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम पे लिंक करते हैं। रेलेवेंस में और भी बता सकते हैं कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है भारत में, उसके लिए एक संविधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। क्योंकि एक संविधान ही है जो पूरी की पूरी जो स्टेट्स है हमारी, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उस सभी को यूनाइट करके रखता है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं रिलेवेंस संविधान का प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति मैम आपसे, आपको बताना है दो डिफरेंस बताने हैं आपको रिटर्न और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। कल हमने ये पढ़े थे, इन दोनों के बीच में जल्दी जल्दी दो डिफरेंसेस बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर होता है ठीक है। और अनरिटन यूनिटरी और फेडरल दोनों हो सकता है। ओके, रिटर्न दैट मीन्स कि वो फेडरल ही नेचर में होगा, ये क्लियर रहता है। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो वो फेडरल हो सकता है या फिर वो यूनिटरी हो सकता है। फेडरल का मतलब क्या हो गया हिंदी में, और यूनिटरी का मतलब क्या हो गया पारस?
सर संघात्मक हो गया एक तो, हाँ, एक हो गया संघ, ठीक है। और दूसरा सर यूनिटरी मतलब एकल हाँ, या फिर एकल, ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यूनिट मतलब एक यूनिट, और संघ मतलब फेडरलिज्म। अब संघीय भी हम इसको कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट मैम, दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, एक तो ये हो गया। सेकंड, हमने बहुत पॉइंट्स पढ़े थे कल। पारुल मैम आप बताओ। यस सर। जो सिंगल डॉक्यूमेंट होता है सर, वो एक, सॉरी सर, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड होता है ऑन कलेक्शन ऑफ लॉज एंड अदर कस्टम्स। ठीक है, और मतलब यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हमने कहा था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमारी लक्ष्मीकांत, हमने एक छोटे एग्जाम्पल से इसको समझा था। देन उसके बाद जब हम अनरिटन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पर हमने कहा था कि रिवीजन के लिए जो है वो एक अलग से लक्ष्मीकांत रख ली है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसी में अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि उसी में ऐड कर दिया जो लक्ष्मीकांत हमारे पास थी। इन्होंने यहाँ पर ये कहा अनरिटन में कि हम नई लक्ष्मीकांत लाएंगे रिवीजन करने के लिए, ताकि हमें जो है वो ऐड करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एक नया एडिशन। ऑलमोस्ट क्लियर। आपके पास नरेंद्र, आपके पास कोई डिफरेंस हो रिटर्न और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में? सर बाकी तो यही है, एक ऐसे मान सकते हैं सर जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब जैसे कुछ भी करना है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम सुप्रीम हो जाती है, वो कोई नया रूल बना के। गुड, बिल्कुल। कल एक डिफरेंस छूट गया था जो उन्होंने बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट होगा सुप्रीम, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। लेकिन अनरिटन में मोस्टली जो है वो पार्लियामेंट ही सुप्रीम होती है। तो ये एक पॉइंट भी हम याद रख सकते हैं। फिर हमने स्टेबिलिटी की बात की थी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा ज्योति मैम? रिटन स्टेबल होगा या अनरिटन ज्यादा स्टेबल होगा? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों होगा? क्यों स्टेबल होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। सर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। हमें मेजोरिटी एक चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तभी हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी जो है वो संविधान को अमेंड किया जा सकता है। इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो कम जो है वो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट क्लियर। देन उसके बाद हमने एक बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में कल बात की थी। आज जो हम इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत जो है वो ज्योति मैम आपसे करते हैं। आपको ब्रीफली बताना है बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जितना जो है वो आपको पता है। सर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इनको बाबा साहेब भी बोला जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके। और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे। लोअर कास्ट से तो डिस्क्रिमिनेशन बचपन से देखा था। ठीक है। उसके बाद ये एडवोकेट करते थे डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने को। ओके। इसलिए उन्होंने लंदन से पढ़ाई की और उसके बाद वापस आके इसी काम में लग गए। उसके बाद उन्होंने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, जैसे कि एक सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में। ओके। और उसके बाद इन्होंने वेरियस मूवमेंट्स चलाए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट ओके। और महासत्याग्रह हाँ हाँ। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने अटेंड दलित करी थी राउंड टेबल समुदाय। कॉन्फ्रेंस। हाँ जी। तो ओवरऑल आपको इतना कंप्लीट, बस इतना बताएं। और इनके सर वो न्यूज़पेपर है मूक नायक ठीक है। और जनता वीकली। ठीक है। तो एक पूरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रहता है कि इनका बर्थ जो है वो 15 अप्रैल, 14th अप्रैल। सॉरी नॉट 15, 14 अप्रैल
14 अप्रैल 1891 में जो है वो इनका बर्थ हुआ था, जो हमें याद रखना है इनका बर्थ 1891, ये ईयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद इनकी जो अर्ली लाइफ थी, क्योंकि ये जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो लाइफ जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रही। और ये ऐसा नहीं है कि अगर ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे तो लाइफ चैलेंजिंग थी, ठीक है, बहुत सारे अदर फैक्टर भी लिंक करते हैं। प्लस साथ में एक पॉइंट जो हमें एक मोटिवेशन के फॉर्म में याद रखना है, वो ये कि जिसके पास भी चैलेंजेस आते हैं और वो जो उन चैलेंजेस से लड़ता है तो जीतता वही है। तो सारा कुछ भूल जाए अगर हम लोअर कास्ट वाले कंसेप्ट को भूल जाते हैं, सिंपल एक बी आर अम्बेडकर को देखते हैं और फिर उनके पास जो चैलेंजेस आए उन्होंने उस चैलेंजेस के साथ लड़े और फाइनली आज हम देखते हैं कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ऐसा सभी के केस में हुआ है। अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनकी भी जो इनिशियल लाइफ थी वो बहुत चैलेंजिंग थी और उन चैलेंजेस से वो लड़े, किस तरह से न्यूज़पेपर बेच कर वो पढ़ाई करी उन्होंने पूरी प्रॉपर, और फिर जो है वो फाइनली देखो इवन लाइक वो इतनी बार उन्होंने एग्जाम दिया था यूपीएससी का और यूपीएससी में इंटरव्यू में वो रह जाते थे, फाइनली उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। तो दैट मीन्स हिम्मत नहीं हारनी पड़ती है और चैलेंजेस जितने भी आते हैं उनसे लड़ना चाहिए और फिर एट द एंड फाइनली क्या होता है कि जीत हमारी ही होती है। इनका जो बर्थ है वो बर्थ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद इनको जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। मेनली हम इसको कहें कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर की पॉइंट शुरू में हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इस तरह से बी आर अम्बेडकर लिख सकते हैं और फिर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इंट्रोडक्शन में ऐड किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने सिर्फ अनटचेबल्स के लिए काम नहीं किया, इन्होंने कहा जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए भी जो है वो साथ में काम किया। दैट मीन्स इन्होंने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर बात की। इन्होंने कहा कि जो सोशल इवल्स है उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए। इन्होंने एजुकेशन के लिए कहा कि मासिस को एजुकेशन दो, मासिस को पढ़ना चाहिए, उन तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए, इनको जो है वो एक ऑप्शन दिखा, दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको ये लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न जो रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट है उसके थ्रू जो है वो भारत में रिफॉर्म्स करेगी और उससे जो है वो मासिस को एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसमें संस्कृत को प्रमोट किया जाता था और संस्कृत जो वो ब्राह्मण्स तक लिमिटेड थी पहले। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इससे जो है वो लोअर कास्ट के लोग थे या जो मासिस थे, अदर कास्टेस थी, वो प्रॉपरली जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे। देन जब मॉडर्न कंसेप्ट आया एजुकेशन का ब्रिटिश के टाइम पे, तो उससे क्या हुआ, एक साइंटिफिक एजुकेशन का कंसेप्ट आता है जिसमें ये जो कास्ट बैरियर थे इन सबको खत्म कर दिया था एक तरह से, और मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट हो रही थी। तो फिर यहाँ पर इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि पढ़े हम, और फिर इन्होंने पढ़ाई करी मॉडर्न एजुकेशन में। इन्होंने जो है वो साथ में पहले जो बेसिक एजुकेशन थी इनकी वो ऑलमोस्ट जो है वो मध्य प्रदेश, उस टाइम ये जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, वहाँ से हुई। उसके बाद ये कोलंबिया गए। ये याद रखना है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री की है, वहाँ से इन्होंने एमए कवर करी और एमए जो है वो 1916 में इन्होंने जो है वो वहाँ से की। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, उस टाइम ना सभी वकील बनते थे, गांधी जी वकील थे, नेहरू वकील, सभी वकील बनते थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्होंने जो लंदन जो कॉलेज है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री करी है। उस टाइम पे इकोनॉमिक्स में डिग्री करना जो है वो बहुत मुश्किल माना जाता था। इन्होंने जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वो इकोनॉमिक्स में डिग्री करी, डबल मास्टर्स। देन उसके बाद ये भारत आए और फिर फाइनली यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो सोशल रिफॉर्म्स थे उसमें जो है वो शुरुआत करी। एज अ दीवान इन्होंने काम किया सबसे पहले तो, जिसमें उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिर देन उसके बाद जो है वो उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू करी, जिसमें एक फेमस बुक आती है, उस बुक का नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बहुत फेमस बुक है वो। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया सबसे पहले, और उस सत्याग्रह का नाम था महद सत्याग्रह। महद सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह है ये ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने 20 मार्च 1927 को। तो ये डेट याद रखनी बहुत जरूरी है, 20 मार्च नहीं याद रहे लेकिन ईयर याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इसमें जो है वो उन्होंने दलित राइट मूवमेंट को जो प्रमोट किया, यानी कि दलित्स के लिए जो है वो राइट्स की डिमांड करी, जिसमें इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है, रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आता है, इस तरह से। अब ये क्यों किया? कहीं ना कहीं इनको भी ये खबर मिल चुकी थी कि साइमन कमीशन भारत में आने वाला है। जब साइमन कमीशन भारत में आने वाला है तो वो भारत को स्टडी करेगा, भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टडी करेगा। और ये साइमन कमीशन कौन से एक्ट को स्टडी करने के लिए आया था भारत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 35 तो रिजल्ट है बाद का, लेकिन स्टडी करने के लिए जिसको आया था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि उसमें कहा था ना, इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद जो है वो एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि स्टडी करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। कहीं ना कहीं ये माना गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ब्रिटिश सरकार का, तो इसको स्टडी करने के लिए बाद में जो है वो एक कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन 1927 में ही कमीशन बन गया था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये जो है वो थोड़ी से जो है वो रिफॉर्म्स मूवमेंट की शुरुआत करी, डिमांड्स जो है वो राइट्स के लिए प्रमोट यहाँ पर फोकस किया। देन उसके बाद क्या होता है, इन्होंने 1924 में एक ना ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसको भी हम साथ में याद कर सकते हैं, दैट इज बहिष्कृत हितकर्णी सभा। अब कोई भी जो है वो कोई भी मूवमेंट बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के या बिना किसी न्यूज़पेपर के जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम नॉर्मली बात करें, क्योंकि उसका प्रचार भी करना है और प्रचार करने के लिए आपके पास एक सभा या न्यूज़पेपर होनी चाहिए, तो इनकी जो सभा का नाम था दैट इज बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जो इन्होंने 1924 में बनाई। और फिर जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसको इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने देखा कि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो जो साइमन कमीशन के 8th मेंबर थे वो बी आर अम्बेडकर थे। काफ़ी बुक्स में मेंशन्ड है और काफ़ी सारे हिस्टोरियंस एक बताते हैं कि 8th मेंबर जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे, एक अकेले भारतीय जो इसका मेंबर, इनके जो है वो मेंबर्स थे, मतलब परमानेंट मेंबर तो नहीं थे लेकिन अस्थायी रूप से जो है वो ज्वाइन करा था इन्होंने, टेम्परेरी रूप से जो है वो ये इन्होंने साइमन कमीशन के साथ जो है वो बातचीत करी, ज्वाइन किया। और फिर इन्होंने जो है वो जो दलित के राइट थे, जो अनटचेबल्स के राइट्स की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट से करे थे, उसके रिगार्डिंग सरकार को बताया। फिर जब आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1929 में, तो फिर क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है पारुल? सो 3। और तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने अटेंड किया। इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट रहती है, वहां पर जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। यहां पे याद रखना, यहां पर डिप्रेस्ड क्लासेस की बात की जा रही है, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी बी आर अम्बेडकर जी ने, और इसकी वजह से जो है वो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। और ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना है इसको, ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ इसके बाद जो है वो गांधी जी वापिस आ जाते हैं भारत में, और फिर यहाँ पे पूना पैक्ट होता है। कोई मुझे बताएगा कि जो पूना पैक्ट है वो किस किस के बीच में हो रखा है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही वाला, वो नहीं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। सर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी। ठीक है, मुझे बताओ, महात्मा गांधी जी का तो चलो मान लिया कि उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था, जो मदन मोहन मालवीय जी है, ठीक है, ये क्यों बीच में आ गए? बी आर अम्बेडकर का भी समझ आता है कि उन्होंने जो है वो सबसे पहले डिमांड करी थी, उन्होंने कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी कहां से आ गए? सर उस टाइम पे महात्मा गांधी जी जेल में थे शायद उस टाइम पे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने उनकी साइड से वो लिया था। हाँ, ये भी एक पॉइंट सही है कि उस टाइम पे जो है वो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है वो गांधी जी को रिप्रेजेंट किया था, ये भी ठीक है ऑलमोस्ट। लेकिन एक हिडन फैक्ट और भी इसमें जुड़ता है। हुआ क्या था, यहाँ पे ना एक कांग्रेस में एक दलित लीडर थे, उनका नाम था एमसी राजा, ये नाम याद रखना, एमसी राजा। और इनके बीच में, और सबसे पहले मदन मोहन मालवीय, इन दोनों के बीच में ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लेकर जो है वो पैक्ट साइन हुआ था सबसे पहले। इन दोनों के बीच में एमसी राजा ने कहा था कि मैं दलित का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं ये कहता हूं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही बेस्ट होंगे। पहले इन दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ, देन उसके बाद गांधी जी के बिहाफ पे बी आर अम्बेडकर जी के साथ जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के ऊपर जो है वो पैक्ट साइन हुआ था, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट।
और इसके बाद जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो ब्रिटिशर्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, जो आपका ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट था। और फाइनली इसका रिजल्ट देखते हैं हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे जो है वो फॉर्मली उसके बाद इलेक्शन हुए और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सीट्स बनी और फिर रिप्रेजेंटेशन शुरू हुई। अब उसके बाद जब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कह दिया कि प्रोविंसेस में इलेक्शन होंगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? 1936 में ये पार्टी बनी है, और इस पार्टी का क्या नाम था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये पार्टी का नाम याद रखना, इंडिपेंडेंट लेबर। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में काफी अच्छा इनको स्कोर भी रहा। देन उसके बाद एक पार्टी इन्होंने और बनाई थी 1942 में। उस पार्टी का नाम क्या था? ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इफेक्ट हम साथ में याद कर सकते हैं, मेंस में भी हमें लिखने के लिए हेल्प करेंगे। 1942 में जो पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था पारुल? इवन हाँ याद आ जाएगा। ज्योति मैम आप बताओ। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये दोनों की दोनों जो है वो साथ के साथ में याद कर लेना, ठीक है। और इससे जो है वो रिवीजन भी साथ में हो जाती है और हमें लर्न भी होता है। देन उसके बाद इन्होंने जो है वो दलित के जो मतलब बेसिक राइट्स थे उनको सिक्योर करने के लिए मूवमेंट भी लॉन्च करी। फाइनली उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इनके जर्नल्स या पेपर्स की अगर बात करें तो पहला आता है मूंग नायक, ठीक है। लीडर ऑफ द साइलेंट इसको कहा गया है। और इसका जो मतलब बनता है इंग्लिश में वो बनता है लीडर ऑफ द साइलेंट। देन उसके बाद बहिष्कृत भारत भी इन्होंने शुरू किया था। और ये बहिष्कृत भारत कौन से ईयर में शुरू किया था पता है किसी को? 1927 में। बेसिक है, इसको साथ में याद करके रखना, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मतलब इन बी आर अम्बेडकर से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो वहां पर हम ये पॉइंट्स को ऐड कर पाएंगे। देन उसके बाद एक इनका और था, वो था जनता। और ये जनता जो है वो उन्होंने 1930 में शुरू किया था। तो ये बेसिक हम याद कर सकते हैं। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। पूना पैक्ट हम ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं कि पूना पैक्ट इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद जो हमें याद रखना है, ठीक है, 1942 में जब ये जो है वो 1942 से लेकर 1946 तक जो है वो हमारी जो वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके जो है वो ये मेंबर रहे हैं। इन्होंने लेबर मिनिस्टर जो है वो सर्व किया है। रिप्रेजेंट कहां से किया था इन्होंने? बॉम्बे से। ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंट कहां से किया था? बॉम्बे से। और जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एज अ लेबर मिनिस्टर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया था। इनके टाइम पे जो अभी तक किसी को नहीं पता है वो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। 1946 का फैक्ट्रीज एक्ट आया इनके टाइम पे। अब जिस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट्रीज एक्ट साथ में नोट कर लेना। इन्होंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन एक एक्ट और आ रखा है, ट्रेड यूनियन एक्ट। ये आजकल न्यूज में चल रखा है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं फार्म यूनियंस जो वो दोबारा से दिल्ली पहुंच गई है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे आप 1942 से लेकर 46 जहाँ पे उन्होंने लेबर मिनिस्टर का हाँ काम किया था? देखो, सबसे पहले हमने बात करी कि इन्होंने जो है वो मूक नायक जो है वो शुरू किया था, जिसका जो इंग्लिश में बात की जाती है उसको कहा जाता है इंग्लिश में लीडर ऑफ द साइलेंट। देन उसके बाद एक इन्होंने जो बहिष्कृत भारत जो है वो शुरू किया था 1927 में। 1930 में इनका जो है वो पेपर था जिसका नाम था जनता। उसके बाद 1942, ये 42 है याद रखना, 1942 से लेकर 46 तक जो है वो उन्होंने एज अ लेबर मिनिस्टर जो है वो काम किया था। किसमें? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्क इनके जो बाद में हेल्प करते हैं उसमें सबसे पहला आता है यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1946 इनके टाइम पे आया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1947 जो है वो इसमें भी इनका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
देन फाइनली जब उसके एक पॉइंट समझो 1946 में जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें बी आर अम्बेडकर की जो पार्टी थी वो जीत नहीं पाई थी, ठीक है, वो हार गए थे। तो इनके पास सीट भी नहीं थी, लेकिन गांधी जी की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उस टाइम इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था, जितनी नॉलेज इनको थी शायद ही किसी और को उतनी नॉलेज होती, ऐसा नहीं था, नॉलेज नहीं थी, सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, लेकिन ओवरऑल संविधान बनाने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन यही थे। तो फिर गांधी जी की रिक्वेस्ट में इनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ऐड किया गया, और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो है वो संविधान बनाने का जब काम शुरू किया तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर को बनाया। और ऑलमोस्ट यही कहा जाता है कि बाकी मैक्सिमम जितने भी मेंबर्स थे, टोटल 7, तो उसमें से एक की तो डेथ हो गई थी, एक बीमार चल रहे थे, एक दिल्ली में बिजी थे, एक फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे, यात्रा पर गए हुए थे, सारा का सारा जो काम कर रखा है ऑलमोस्ट वो बी आर अम्बेडकर जी ने कर रखा है। पूरे के पूरे जो है वो वर्ल्ड में जो उन्होंने ट्रैवल किया, सभी संविधानों को देखा, समझा, और फिर हमारे लिए सबसे बेस्ट संविधान बनाया। इतना बेस्ट संविधान हमारे लिए बना है, और ऐसा नहीं है सिर्फ इनका ही अकेले का इसमें योगदान रहा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इसमें रोल रहा, क्योंकि प्रोविजंस पर डिबेट डिस्कशन हुआ होता है जब, तभी वो जो है वो और बेस्ट होते हैं। देन फाइनली इसके बाद क्या होता है कि जब संविधान बन जाता है 1950 में, तो 1949 में जो है वो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया, फिर रिपब्लिक डे पर जो है वो हमारा संविधान को लागू भी कर दिया। तो कल हमने एक छोटा सा डिस्कस भी किया था यहाँ पर कि रिपब्लिक डे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नरेंद्र आपसे ये क्वेश्चन है, आप क्या बता सकते हैं कि जो आपका 26 नवंबर है और जो 26 जनवरी है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो दोनों डेज का हमारे लिए क्या रेलेवेंस है और क्या डिफरेंस है दोनों में। सर जैसे 26 नवंबर है, उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक और है। सेकंड उस दिन ये आपका कानून दिवस भी मनाते हैं, जैसे ओके। संविधान दिवस और कानून। दूसरा जो 26 जनवरी है सर, ये 1930 में फर्स्ट टाइम जब वो लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे 26 तारीख को मतलब स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी, पहली बार मनाया था 1930 में। ओके। तो इसलिए नवंबर को ये डिसाइड हुआ कि हम 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करेंगे, बनकर तैयार हो गया था सर 26 नवंबर ठीक को। है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आप दोनों मत बताना मैम, पारस आपसे एक क्वेश्चन है, 26 नवंबर को भारत क्या था और 26 जनवरी को भारत क्या बना। सर 26 नवंबर 1949 को ये एक सॉवरन कंट्री थी, बिकॉज अभी भी जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में था। सॉरी, क्योंकि हमारा जो है क्या बोलते हैं वो जो दूसरी तरफ जो हमारा जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो हम इंडिपेंडेंट पर, जिसका मतलब एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 जनवरी 1900 उसमें हुआ था, 50 को जो था, इसलिए ये अंतर था सर, जो मेजर डिफरेंस था। ओके, अब ज्योति मैम आप बताओ। सर 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, हाँ जी। उसके बाद हम रिपब्लिक ओके, थे। दैट मीन्स 26 जनवरी को हम क्या बने हैं, यहाँ पर रिपब्लिक बने हैं, ठीक है। और 26 नवंबर को जो है वो हम जो है वो क्या थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे, लेकिन जब हमने अपने संविधान को लागू कर दिया तो हम एक रिपब्लिकन नेशन जो है वो बन जाते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर, ये दोनों कंसेप्ट ओके क्लियर सर। हो गए, बी आर अम्बेडकर के बारे में क्लियर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है, ठीक है, सभी इसका आंसर करेंगे। बी आर अम्बेडकर जी का रोल क्या रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। और सभी एक एक दो दो जो है वो पॉइंट्स जो है वो रखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, तो अब आपको बताना है कि इनका रोल क्या रहा हमारे संविधान, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, किस तरह से इन्होंने जो है वो रोल प्ले किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। सर इन्होंने सोशल मूवमेंट्स चलाए थे ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए। ओके,
और सर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स भी एडवोकेट करे थे अनटचेबल्स के लिए। ओके, बस दो और काफ़ी है मैम, दो काफ़ी है, बाकी को मौका देते हैं, सब दो दो बताएंगे ना, ठीक है। यस ज्योति मैम, क्या रोल देखते हैं हम बी आर अम्बेडकर जी का फ्रीडम स्ट्रगल में? सोशल मूवमेंट क्लियर हो गया कि इन्होंने सोशल मूवमेंट शुरू करे। अब याद रखना पारुल मैम, जब भी आप सोशल मूवमेंट बताओगे तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूवमेंट का नाम बताना है। जब पॉलिटिकल सेफगार्ड बताओगे तो आपको आंसर राइटिंग में दोनों में यहाँ पर एग्जांपल लिखने हैं, जितने भी हमने मूवमेंट्स के ऊपर बात करी। यस सर। थर्ड पॉइंट पारस आप बताओ। फिर मास गैदरिंग। मास गैदरिंग, ठीक है, मासेस को जो है वो उन्होंने अवेकन किया, ठीक है, मासेस में अवेयरनेस स्प्रेड करी, मासेस अवेयरनेस। और पॉइंट और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, ठीक है, वल्नरेबल। हाँ, एजुकेशन। नरेंद्र आप बताओ। सर सबसे बड़ी चीज जैसे इन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की, मतलब थी। और हाँ, ये भी दूसरा सर कह जैसे सकते हैं, बट वो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ ना एक तरह से। जैसे सर बाकी जैसे अपनी मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक तरह से पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए वो कर सकते हैं, जैसे मतलब इन्होंने हाँ, राजनीतिक ऑलमोस्ट ये सुरक्षा। क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ऐसा नहीं है, गांधी जी ने ये क्लियरली कहा है कि डिप्रेस्ड क्लासेस भी भारत का ही पार्ट है, तो दैट मीन्स भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एक तरह से हम इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट ना यही पॉइंट रहते हैं। अब हमें ये क्लियर है कि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं जो है वो सोशल मूवमेंट की तरफ लिंक करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ नहीं। तो हम ये बताएंगे लास्ट में एट द एंड कि बी आर अम्बेडकर जी ने जो है वो ये वेरियस मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च करी थी, ठीक है, वेरियस वेरियस मूवमेंट्स से लिंक थे, इन्होंने शुरुआत करी। इससे जो है वो मासीज जो है वो और अवेयर हुए थे अबाउट देयर राइट्स, और उन्हें जो पॉलिटिकल रूल अगर हम बात करें या जो सेल्फ रूल का कंसेप्ट है वो और समझ आने लगा था। फिर उनको ये क्लियरली पता चला कि ब्रिटिशर्स नहीं, हमें खुद का रूल चाहिए। और इससे जो इन्होंने मूवमेंट शुरू करी, जो इन्होंने मासेस के लिए एजुकेशन स्प्रेड करी, उससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनका रोल भी इंक्रीज हो गया सरकार में। और अगर यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे ही नहीं होते तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं होता, पुनः पैक्ट नहीं होता। और जब पुनः पैक्ट नहीं होता तो फाइनली जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी थी सरकार में। तो इस तरह से हम कोलिंग कर सकते हैं पॉइंट्स को और आंसर लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर पूरा टॉपिक। यस सर। तो बी आर अम्बेडकर जी के रिगार्डिंग मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ये आपको उसको भी अटेम्प्ट करना है, ताकि जो है वो हमारा पूरा जो है वो आंसर प्रिपेयर हो जाए और फाइनली ये टॉपिक फिर हमेशा के लिए पक्का हो जाए। कल हमने बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साथ में हमने जो वो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस किया था, और आज भी जो है वो हमने इसको पढ़ लिया। फिर हमने बात की थी कि हमारा संविधान किस तरह से इवॉल्व हुआ, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, हमने उसको भी उसके बारे में बात की थी। प्लस साथ में हमने बात की थी कि संविधान जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, और मैंने एक क्वेश्चन कहा था एम एन रॉय का पूरा नाम यस सर। क्या है? एम एन रॉय का पूरा नाम मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। ये नाम एक बार ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अब जो हम क्वेश्चन या अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिक या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करने से पहले ना मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक नॉर्मल से एक कहानी बताता हूँ। क्या हमारे यहाँ पर सबसे पहले, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या संविधान पहले एग्जिस्ट करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये मान लेते हैं मॉडर्न पीरियड को, दैट इज कि वहां पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आता है और संविधान है। लेकिन क्या ये
जो संविधान सिस्टम है, संविधान, रूल ऑफ लॉ या फिर कोई कानून होंगे जिसके थ्रू सरकार चलाई जाएगी, क्या ये मेडिवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में भारत में था? नो सर, शायद नहीं। पारस? सर सेट ऑफ रूल्स थे सर वहां पर भी। सेट ऑफ रूल्स थे। और संविधान को क्या कहा जाता है? सेट ऑफ रूल्स। यस सर। अच्छा, तो अब सोचो सेट ऑफ रूल्स एंशिएंट हिस्ट्री में क्या थे? बहुत बेसिक कंसेप्ट आ रहा है। सबने नाम सुना होगा मनुस्मृति का। यस सर। तो वो क्या है? एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है किस तरह से जो है वो गवर्नेंस, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ चलेगा। तो मनुस्मृति क्या हो गया? उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये क्लियर हुआ? मतलब यस सर। संविधान पहले था लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स थी। अब यहां पर हम रिलीजियस लॉज को कह सकते हैं। रिलीजियस लॉज एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम आते हैं, दूसरा मेडिवल पीरियड में इस्लामिक कानून थे ना, यस सर। तो वो भी तो एक तरह से संविधान ही हुआ। बट लेकिन अब ये फैक्टर वहां पर लिंक करता है कि वो संविधान किस तरह से बेस कर, क्योंकि मेन काम क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। मॉडर्न टाइम में हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया, और जो हम बात करते हैं एंशिएंट और मेडिवल टाइम में, तो हम वहां पर उसको डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। जैसा एंशिएंट हिस्ट्री में हम मनुस्मृति कहते हैं, और फिर मेडिवल हिस्ट्री में हम कहते हैं रिलीजियस लॉज। तो दैट मीन संविधान जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता था, जिससे जो है वो हेल्प ये मिलती थी कि सरकार चलाई जाएगी, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर चाणक्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य का अर्थशास्त्र भी तो यही बताता है। पूरी की पूरी जितनी भी मौर्य डायनेस्टी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उन्होंने सब उसी को तो फॉलो किया। इवन वी स्टिल आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, आज भी हम उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। मनुस्मृति के प्रोविजंस को हम आज भी फॉलो करते हैं। इवन जो वैदिक, अगर हम बात करें, जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें भी जो कंसेप्ट मेंशन है उनको हम आज भी फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल सा मुझे बताओ जो वेदों में मेंशन्ड है और उसको हम आज भी स्टिल फॉलो कर रहे हैं। एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल बताओ। सोचो, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे इन्हें ना, क्वेश्चन भी ऐसे आएगा हमारे सामने और फिर हमारा दिमाग खुलना चाहिए तभी। सर जब हायरार्किकल पैटर्न। नहीं, दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बट हम यहाँ पूछ रहे हैं कि वेदों में मेंशन्ड ऐसा प्रोविजन जो आज भी स्टिल एक्टिव है, हमारे संविधान का पार्ट है। सर पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्की हमारे संविधान का पार्ट कहाँ है? नो सॉरी सॉरी सर। ये ही बिल्कुल ध्यान से सुनो ना। बिल्कुल क्या है, वहां पे देखो, जब आप आंसर लिखोगे ना मेंस में, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का 10 सेकंड का टाइम होगा। उसके बीच में आपको एकदम से क्वेश्चन समझ आ गया तो आ गया, अगर कहीं स्किप कर गया तो फिर वो है कि संविधान के बारे में लिखते लिखते हम पहुंच जाएंगे कहीं भी। एग्जैक्ट बिल्कुल सोचो कि वैदिक कल्चर में ऐसा ऐसा कीवर्ड जो आज भी हमारे संविधान में है, मेंशन्ड है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से कि आज भी गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। कोई वैदिक, चलो वैदिक टेक्स्ट को और कम कर देते हैं, एंशिएंट फेज पर चल जाते हैं। तो इक्वालिटी। इक्वालिटी का कंसेप्ट ठीक है, अर्ली वैदिक कल्चर में इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता था, तो स्टिल वो Yes. आज हमारे संविधान में है। ओके, कोई और? अब पूरा सर एंशिएंट जैसे फेज पर ही चल जाते हैं। सभा समिति का हाँ जी, हुआ था उसमें 18वीं। सर जैसे 18वीं वेदा में सभा समिति का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स उससे ये क्लियर होता है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वहां से क्लियर होता है सभा और समृद्धि का। देन उसके बाद एक और आता है, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम। बहुत प्रमोट करते हैं ना हम इसको। इवन लाइक हमारे तो एंशिएंट हिस्ट्री सारी की सारी इसी एक कंसेप्ट पर बेस्ड है। पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। G20 का 2023 का जो समिट हुआ था, उसमें जो कोर थीम थी वो एक तरह से वन वर्ल्ड वन फैमिली से लिंक करती है। अब कोर थीम मतलब एक तरह से संविधान ही हो गया, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट भी है ये। तो हम इसको बता सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी लिंक करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो है वो एंशिएंट कल्चर से लिंक्ड है। तो जब भी आप आंसर लिखोगे, आपको इस तरह की छोटी छोटी थीम्स जो है वो याद रखनी चाहिए अपने माइंड में। अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखनी चाहिए। जैसे वसुदेव कुटुंबकम हो गया, वन अर्थ वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली हो गया,
या फिर आपका इक्वालिटी का कंसेप्ट या रिपब्लिकन सिस्टम जो वैदिक कल्चर में था। तो इससे क्या है, आपको इंटरलिंकिंग वाला कंसेप्ट समझ आएगा। जब इंटरलिंकिंग का कंसेप्ट होगा तो आंसर में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चलेगी, फिर आप एक क्वेश्चन को घुमाकर भी लिख सकोगे 3-4 तरह से, तो थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा, थोड़ा यूनिक भी लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि जो 18th सेंचुरी है उसको डार्क एज कह दिया। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने नहीं कहा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहा, जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने ये कहा कि 18वीं शताब्दी जो भारत में थी वो एक डार्क एज थी, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो भारत का कल्याण किया, और उस कल्याण करने के लिए जो सबसे पहला कानून जो लेकर आए थे वो थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हैंडराइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है, वर्ड्स में स्पेलिंग में थोड़ा इशू रहता है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बोलना और लिखना एक साथ थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए स्पेलिंग थोड़े से गलत हो जाते हैं कई बार। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन अगर मैं इसको आर लिख रहा हूं सिंपल तो क्लियर हो जा रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। एक साथ दोनों में स्पीड नहीं बन पाती, स्पेशली इन केस ऑफ पेन टैब, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा शुरू में थोड़ा सा। अब देखो ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या दिया, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं आते हैं डायरेक्ट, हमारे पास जो ब्रिटिशर्स की राइटिंग है वो काम आते हैं, उससे हम अपना इतिहास पढ़ते हैं। तो 18th सेंचुरी में सबसे पहले यहां पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक कार्ल मार्क्स, उसने सीधा, वो तो भारत ही नहीं आया था, जिसने भारत का इतिहास लिखा वो भारत ही नहीं आया, जिसने सारा ये प्रोविजंस वगैरह बताए, ये जो आपका मेडिवल फेज कोई आया भारत में, किस तरह से आर्यंस आए, सब कुछ उसने स्टडी किया, पूरा बताया, वो खुद ही भारत नहीं आया था स्टडी करने के लिए, उसने बस सोर्सेज उठाए, पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। बट लेकिन ब्रिटिश रूल था तो उसके वो जो राइटिंग्स थे वो रेलेवेंट हो गई और स्टिल एक्सेप्टेड। तो ब्रिटिशर्स ने कहा 18th सेंचुरी को डार्क एज भारत के लिए, यहां पर सती सिस्टम था, यहां पर जो है वो सोशल इवल्स थे, यहां पर फीमेल इंफेंटिसाइड था, रिफॉर्म्स नहीं थे, कोई नहीं, एजुकेशन नहीं थी मासिस तक, ठीक है, गरीबी थी, ऐसे ऐसे प्रोविजंस इन्होंने यहां पर कहे, यहां पर कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थी, सब आपस में ही लड़े जा रहे थे, मराठा निजाम की नहीं बनती थी, मराठा मैसूर की नहीं बनती थी। तो ये सभी पैरामीटर्स को जब ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि 18th सेंचुरी जो है वो डार्क एज है। और इसके अगेंस्ट पॉइंट इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या कहा है, इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा है कि गोल्डन एज भी थी भाई भारत में, ऐसा भारत में बुरा ही नहीं था सब कुछ, गुप्ता वाला जो फेज थी वो गोल्डन एज थी। तो काउंटर करने के लिए वो प्रोविजन कहे गए हैं, तो ये दोनों बातें हम इस तरह से कोलिंग कर सकते हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पे कि रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर आए 1773। टारगेट तो ये था कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना है, लेकिन फाइनली ये टर्न कहां पर होते हैं, कंपनी से क्राउन रूल की तरफ। तो रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इवन लाइक अलाइड में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजंस क्या थे, फीचर्स क्या थे। मुझे 2 फीचर्स बताओ जल्दी जल्दी इसके। सो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो कंपनी के अफेयर्स है उसको कंट्रोल करने का यहाँ पे टारगेट था। फिर आप इसमें, जैसे आपने ये लाइन कही मैम, आप इसमें एग्जांपल बताओगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। सो वो तो आगे नहीं है, शायद पिट्स इंडिया एक्ट में है वो तो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है फिर यहाँ पे? तो वो भी उसी में ही है, नहीं जब वो एक पहले बन गया है। सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर जो वोटिंग का जो पावर थी वो उसका कॉन्स्टिट्यूट किया था इन्होंने यहाँ पे। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बन गए थे एक तरह से, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे जो कि कंपनी को संभालेंगे, पहला ये हुआ, ठीक है। तो ये आप जब ने आप बताया ना कि कंपनी का फेयर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो कैसे शुरू किया था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए थे यहाँ पे, मतलब जो कंपनी की जो डायरेक्टरशिप थी जो पूरा देख रही थी उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ओके सर। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको उसको यहाँ पे साथ में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोविजन और, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको रीडेजिग्नेट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बने थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। कोई एक प्रोविजन और बताना चाहेगा? सर यहाँ पर उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई थी जो कि पहले 4 थी और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू उसको 3 कर दिया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
ठीक है, एक पॉइंट और आ रहा है, वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया था सुप्रीम इसे। कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब मुझे एक बात बताओ कि जो स्टिल आज सुप्रीम कोर्ट है, क्या वही ये कोर्ट है? नो नो सर। सर। फिर वो वाला कोर्ट कौन सा है? सर क्या आपके उसको सर यूज करता प्रीवी है? काउंसिल? वो सर 1935 एक्ट में आया था। ओके नाइस। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, इस तरह से प्रोविजंस को लर्न कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा फिर 1773 एक्ट का? सर सेंट्रलाइजेशन हुई एक तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ये एक पॉइंट अच्छा है, गुड। एक और पॉइंट बताओ। अब ध्यान देना, मैं एक एरो यहां से लगा रहा हूं, फिर दूसरा यहां से कर रहा हूं, तो मैं पेज कवर कर रहा हूं, तो आप भी अपने आंसर राइटिंग में स्पेस को इसी तरह से कवर कर सकते हैं। सर जुडिशरी को प्रमोट किया गया है इसमें। ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो जुडिशियल, मतलब सुप्रीम कोर्ट, या फिर अगर हम बात करें जो जुडिशियल एक्टिविटीज है वो एक्टिव होने लगी। ठीक है, ओके, और एक और कोई प्रोविजन? जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे सर, उनको ब्राइब लेने और पर्सनल ट्रेड को रोक करने से जो है उनको प्रोहिबिट कर दिया था। दैट मीन्स इट प्रमोट, अब देखो लाइन आपने सही बोली, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी के कंसेप्ट को जो है वो ये लेकर आए। ठीक है, यस सर। इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ताकि ब्राइब और साथ में जो अदर केसेस है, जो कि ट्रेड हो रहा है, जो ट्रेड मिसयूज हो रहा है, जो दस्तक का मिसयूज हो रहा है, उसको रोका जा सके। ऑलमोस्ट क्लियर दोनों पॉइंट्स? तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें आप एक प्रोविजन और भी ऐड कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी एक तरह से जो है वो भारत में इनडायरेक्टली शुरू होता है, कहीं ना कहीं रेगुलेट करने से। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि यहां से जो है वो क्राउन ने जो है वो इनडायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था भारत पे। लेकिन फिर यहाँ इसमें थोड़े से और चेंजेस भी देखते हैं हम, उसको भी हम समझ सकते हैं। अब एक सिग्निफिकेंस और भी आप इसका बता सकते हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक या जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो भारत में यहां से आ गए थे। फॉर एग्जांपल एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इससे पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम भी नहीं था कभी, नहीं कि कोई 4 मेंबर की काउंसिल होगी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। इससे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि अष्ट प्रधान होते हैं, या जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, एक राजा होगा, उसकी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो वो उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट समझा, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें जो है वो मेजोरिटी वोट के थ्रू डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर बता सकते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स एक्ट। अब मुझे ये बताओ कि पिट्स एक्ट क्यों आया भारत में, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद इसमें एक प्रोविजन है, इसमें दो प्रोविजन आता है। सबसे पहला, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों बना दिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से याद रखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कमर्शियल। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो सी फर्स्ट वाला आ रहा है ना, इससे याद रखना कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिखेगा। एक तरह से क्या प्रोविजन बताता है ये? सेपरेशन ऑफ पावर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सर एक अमेंडिंग एक्ट भी तो आया था शायद 1781 का, हाँ मैम, उसको जिसमें पढ़ सकते हैं, बट लेकिन पॉलिटी में जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री में ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लाइक ओके उसमें ओके रिकमेंडेशन में कुछ नहीं इतना खास नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर पाया था। ओके सर। उसको छोड़ सकते हैं, अभी तक इतना इन डेप्थ में पूछा नहीं है क्वेश्चन। वैसे अगर आप उसको ऐड, ठीक है। क्योंकि इतना रेलेवेंट भी नहीं है, हमें सब कुछ तो कवर एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, उतना ज़्यादा इन डेप्थ में जरूरी नहीं है। ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी रहती है रिगार्डिंग कि वॉरेन हेस्टिंग ने पावर कंट्रोल करने की कोशिश की थी अपने हाथ में। यस सर। 1784 का पिट्स एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। आपको नहीं लगता कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है?
यस सर। पहले एक कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही थी, कमर्शियल फंक्शन भी देख रही थी, इन्होंने कह दिया सेपरेट। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि क्या ये डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन अलग, कमर्शियल अलग, डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हो सकता है। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। फिर इसमें एक प्रोविजन और भी है, ठीक है। एक तो पारस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 4 मेंबर थे, यहाँ पे 3 कर दिए। फीचर्स आप लिख सकते हैं इस तरह से। फिर आप यहाँ पर एक फीचर और भी बता सकते हैं कि पहली बार इस एक्ट के अंडर कहा गया था कि जितनी भी भारत में जो टेरिटरी है दैट इज ब्रिटिश पोजेशन। जो कंपनी की टेरिटरी भारत में है वो सारी की सारी क्या है? ब्रिटिश पोजेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा था। देन उसके बाद इसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1793। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज चार्टर एक्ट 1813। यहां पे सरकार, ब्रिटिश कंपनी को पहली बार सरकार ने ये आदेश दिए थे कि भाई आप कुछ सोशल वेलफेयर भी सोचो। आपको सिर्फ रूल ही नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, आपको सोशल वेलफेयर भी सोचना है। तो कंपनी ने कहा कि सर कैसे सोचे सोशल वेलफेयर? तो उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने का मतलब हो गया 1 लाख रुपए। यहां पर प्रोविजन आया था कि 1 लाख रुपए खर्च करना है एजुकेशन के ऊपर, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद सोशल मूवमेंट। इन्होंने कहा, पहले कहा था ना कि यार 18 सेंचुरी में जो है वो 18 सेंचुरी डार्क एज है, तो पहले कानून तो लेकर आ गए। इनको लगा कानून से बात नहीं बनेगी, क्रिश्चियन मिशनरीज आई भारत में, इन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना एक तरह से। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई कि भारत में जाओ। कोई बता सकता है इसका कारण क्या था? थोड़ा सोचो, इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो जो चेंज ऑफ रिलीजन था कि उन्होंने इंडियंस को ठीक है, क्रिश्चियनिटी में स्प्रेड करना है कोई, एनलाइटन करना था पीपल को क्रिश्चियनिटी के लिए। ठीक है। और भी एक कारण बनेगा इसका। वो वेस्टर्न एजुकेशन भी प्रमोट करनी थी। गुड, वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करना था। एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन कौन सी एजुकेशन प्रमोट करनी है? वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करनी है। तो ये भी गुड, अच्छा पॉइंट है। अब ऐसा कौन करेगा ना, अगर ब्रिटिश सरकार भारत में रूल कर रही थी तो वो भारत के एजुकेशन को प्रमोट करती, तो उससे तो भारतीय अपने ही कानून में पढ़ते, तो वो बोलते भाई सेल्फ रूल था ऑलरेडी। आप कैसे बोल रहे हो कि 18 सेंचुरी जो है वो डार्क एज थी? हालांकि रीजनल स्टेट्स भी तो राइज कर रही थी, मराठा तो इतने स्ट्रांग थे। आप बोल रहे हो कि कोई रूलर ही नहीं था स्ट्रांग। एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो 18 सेंचुरी की बिगनिंग, लास्ट फेज की अगर हम बात करें, 1750 से लेकर 1800 तक ब्रिटेन में क्या हो रखा है? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बहुत फेमस टर्म है। सर कब से? 1750 से लेकर 1800 के बीच में ब्रिटेन में क्या हो रखा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? लेबर। वो तो भारत में बहुत ज्यादा है। ऐसा तो अंग्रेजों को पता था कि भारत में लेबर तो बहुत ज्यादा है। अब जब लेबर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो कानून ऐसे थे कि समुद्र पार ही नहीं कर सकते, अगर समुद्र पार किया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। ऐसा था ना कानून। यस सर। तो फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने कहा कि वो रिलीजन ही छोड़ दो, कन्वर्ट करके चलो। तो एक लेबर का टारगेट भी था। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस के, जहां पर आपको प्रोविजंस आएंगे सिग्निफिकेंस के, आप एक यूनिक अप्रोच लेकर चल सकते हैं। हमारा काम क्या होता है, जो टॉपिक हमारे पास आया हमें उसके बारे में सोचना। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं ना, फिर कंसेप्ट बनने शुरू होते हैं। मेंस की तैयारी ही सोचने से शुरू होती है, प्रीलिम्स की तैयारी होती है कंसेप्ट आए लर्न करो और छोड़ो, फैक्ट आए लर्न करो छोड़ो। लेकिन जहां पर बात करते हैं मेंस की, तो वहां पे एक ही टॉपिक को आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बदलेगा। तो अभी जितने प्रोविजंस हमने आज तक अभी तक बात किए, अगर आपको उनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे?
तो थोड़ा बहुत लिख लेंगे। थोड़ा बहुत लिख देंगे, जब उसके बाद पूरा प्रॉपर रिवाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो हो जाएगा। देन उसके बाद इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट आता है दैट इज चार्टर एक्ट 1833। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट एक बात तो क्लियर हो गई थी कि कंपनी को इन्होंने अपाहिज कर दिया था। क्राउन ने कंपनी को आधा अपाहिज कर दिया था और कह दिया था कि बस अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, कमर्शियल फंक्शंस खत्म, सब कुछ कौन देख रहा है? क्राउन। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पहले तो सिर्फ एक कंपनी होती थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से 100 कंपनियां खड़ी हो गई थी ब्रिटेन में। और 100 कंपनियां खड़ी होने का मतलब हो गया आज के टाइम के, आज तो दो ही है सिर्फ, अंबानी अडानी, लेकिन उस टाइम पे फिर 100 अंबानी अडानी बन गए एक तरह से। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने लगी, गवर्नमेंट को इफेक्ट करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी को बिल्कुल कमर्शियल से एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया। इसका ये प्रोविजन आता है। अब जब बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिया को भी कंट्रोल कर लिया था पूरे, तो यहां पर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रोविजन है। और यहां से इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि पूरी पावर कहां चली गई, एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। और इसको सेंट्रलाइजेशन का स्टेप भी कहा गया है एक, कि यहां पर एक्सट्रीम लेवल पर सेंट्रलाइजेशन हो रखी है। ये क्लियर? स्लेवरी अबॉलिश हुई थी, स्लेवरी याद है, स्लेवरी अबॉलिश हुई थी 1843 में। उसका जो प्रोविजन था वो इस एक्ट के अंडर था। जो चार्टर एक्ट 1833 है इसके अंडर वो प्रोविजन था कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाएगा। तो दैट मीन्स इस एक्ट से ये भी क्लियर होता है कि जब रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो यहां से ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ भी जो है वो ध्यान दिया, दैट इज कॉमन पीपल। उन्होंने देखा कि जो आम लोग इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, ताकि, क्योंकि राजा लोग तो के साथ लड़ाई चल रही थी, तो जो कॉमन पीपल थे अगर वो रिवोल्ट ना करे, ठीक है, उनको रिवोल्ट करने से रोकने के लिए रिफॉर्म शुरू किए थे। तो क्रिश्चियन मिशनरी सबसे पहले काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद यहाँ पर स्लेवरी को भी अबॉलिश कर दिया गया था। ये प्रोविजन हम याद कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में रिगार्डिंग दिस, क्योंकि ऑलरेडी एक दो बार पूछे भी गए हैं कि जो आपका चार्टर है, जो पहले एचएस का पैटर्न था उसमें तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा सिग्निफिकेंस वगैरह पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह से जो है वो आ सकता है क्वेश्चन। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1853 का एक्ट। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि जो चार्टर एक्ट 1853 है ये अभी प्रेजेंट टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में, स्पेशली हमारे लिए, इंडियन पार्लियामेंट के लिए? सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सही है, बट लेकिन थोड़ा और बताओ इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, ये भी एग्री करता हूँ। स्टिल सेपरेशन ऑफ पावर हमने जो है वो सभी एक्ट्स में देखी है ऑलमोस्ट, तो कुछ और यूनिक सा सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से, ये बताओ चलो। तो लाइक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाला सेपरेशन। ठीक है। इसमें सर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था गवर्नर जनरल का अलग से, जिसमें 6 मेंबर्स इंक्लूड हुए थे। हाँ, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनाई गई थी ना, इसको क्या बोलते थे? मिनी पार्लियामेंट सर। मिनी पार्लियामेंट। और आज के टाइम पे है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो मिनी पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट है, यानी कि जो पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट है, जो लेजिस्लेचर वाला कंसेप्ट है भारत में, कि भारत में ही कानून बनेंगे अब, वो आता है यहाँ से। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव एक्ट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे बनाई गई थी चार्टर एक्ट 1853 के अंडर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, एक तरह से कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग। अब कानून यहाँ पर भी बनेंगे, हर कानून लंदन से ही बन के नहीं आएगा। छोटे छोटे कानून अब यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला स्टेप है ये। तो जब भी आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है कि भारत में कहां से शुरुआत हुई, तो आप ये चार्टर एक्ट 1853 का रेफरेंस वहां पर दे सकते हैं। क्लियर? यस सर। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। 1858 के कंसेप्ट से ऑलमोस्ट एक कंसेप्ट क्लियर, सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि जो आपके गवर्नर जनरल थे, जब कंपनी रूल था तो ये गवर्नर जनरल था, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी वो गवर्नर जनरल के थ्रू भारत पे कंट्रोल करते थे कंपनी के अंडर उस टाइम पे। लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा कि कंपनी ने अच्छा रूल नहीं किया, कंपनी ने प्रॉपर रूल नहीं किया। इन्होंने कहा कंपनी से के बाद अभी जो होगा वो क्राउन का जो पर्सन होगा जो भारत को देखेगा, अफेयर्स को सारे के सारे कंट्रोल करेगा, दैट इज वॉइस रॉय। आपको कल एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पढ़ के आना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। सोचा कभी, इवन अगर किसी को पता हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल। कल के लिए काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं 15 क्वेश्चंस GS1 के, उसमें से फर्स्ट 4 ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। और जिसको लगता है पहले 4 में कोई एक टफ है तो वो क्या कर सकता है, वो कोई अगला क्वेश्चन उठा ले, लेकिन 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं। यस सर। साथ में कल से जो है वो हम कंट्रीज को भी शुरू करेंगे, ठीक है, हम एक एक कंट्री को भी साथ में पढ़ेंगे। तो कौन सी कंट्री को डिस्कस करना चाहते हैं? रशिया। ठीक है, रशिया से शुरुआत करते हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशंस को पूरा प्रॉपर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या बेसिक जो ये रेगुलेटिंग हिस्टोरिकल जो फीचर्स है, इसमें हम जो है वो प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे 1858 से लेकर 92 और 1909 और 1919 और 1935 फाइनल। लेकिन इसमें जो है वो हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रीफली इसको पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे प्रोविजंस रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फाइनली उसके बाद फिर हम वो एक तो गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे कि सरकार होती क्या है, सरकार है क्या, सरकार का काम क्या है और सरकार किस तरह से काम करती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली उसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल के लिए जो हमारे टारगेट रहने वाले हैं, एक रशिया रहेगा, गवर्नेंस रहेगा और सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 टॉपिक्स को हम कल डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस है, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना हमने अभी तक पढ़ लिया उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना। कोई डाउट किसी का? नो सर।